नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं क्लास 6 का पार्ट 2.1 प्रश्नावली 2.1 के प्रश्नों के हल हम जो है यहाँ पे करने वाले हैं। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 10,999 के बाद अगली तीन प्राकृत संख्याएं लिखिए। 10,999 के बाद जो आती है वो सारी प्राकृत संख्या तीन हमको लिखनी है। तीन प्राकृत संख्याएं लिखनी है जो 10,999 के बाद आ रही है। तो देखिए सबसे पहले हम अगली प्राकृत संख्या लिखनी है। इसका मतलब क्या है, 10,999 में हमको पहले एक जोड़ना है, तब अगली प्राकृत संख्या आएगी। देखिए एक जोड़िए, 9 और 1 कितना हो गया, 10, हासिल में गया 1, 9 और 1 10 हो गया, फिर हासिल में गया 9 और 1 10 हो गया, फिर हासिल में गया ये 1 और ये 1। तो अगली प्राकृत संख्या क्या हो गई, पहली संख्या हो गई 11,000, ये हो गई पहली संख्या, ये हमारा उत्तर हो गया। इसके बाद इसकी अगली एक और चाहिए हमको, फिर से इसमें हम एक जोड़ देते हैं, ये आ गया 1, ये 0, ये 0, ये 1 और ये 1। तो 11,001 जो है दूसरी प्राकृत संख्या हो गई। इसके बाद अगली और हमको पता करनी है, तो ये 1 और 1 2 हो गया और ये हो गई 11,002। तो ये हमारी तीसरी प्राकृत संख्या हो गई। तो उत्तर हम क्या लिख देंगे, तीनों प्राकृत संख्याएं लिख देते हैं एक साथ। तो पहली प्राकृत संख्या हमने निकाली 11,000, दूसरी हमने निकाली 11,000, इसको मैं अलग से लिख देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो। ये पहली, दूसरी है 11,001 और तीसरी है 11,002। तो ये हमारी तीन प्राकृत संख्याएं हो गई। कैसे आई, जो हमको संख्या दे रखी है उसमें एक हमने जोड़ा, उसके बाद जो संख्या आई उसमें हमने एक और जोड़ दिया, उसके बाद जो आई उसमें हमने एक और जोड़ दिया। तो इस तरह से हमको ये तीनों संख्याएं, तीनों प्राकृत संख्याएं मिल गई, 11,000, 11,001 और 11,002। ठीक है। देखिए प्रश्न संख्या 2 क्या लिखा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 10,001 से ठीक पहले आने वाली तीन पूर्ण संख्याएं लिखिए। यानी 10,001 से ठीक पहले, यानी जस्ट पहले जो आ रही है वो हमको तीन पूर्ण संख्याएं लिखनी है। तो हम एक एक करके लिखेंगे। कैसे, पहले वाली संख्या लिखनी है, मतलब हमें क्या करना है, पूर्ववर्ती लिखनी है। तो पूर्ववर्ती कैसे आएगी, एक घटाने से। पूर्ववर्ती संख्या या पहले वाली संख्या कैसे मिलती है, उसमें से हमको एक घटाना होता है। तो देखिए एक में से एक घटाया, कितना बचा, 0। और ये 0 ऐसे कैसे लिख देंगे हम वापस, सॉरी यहाँ पे 1 लिख देंगे, ये 1 बचा। तो पहली संख्या क्या आ गई, 10,000। अब इसके बाद अगली संख्या क्या आएगी, 10,000 में से फिर से हम क्या घटा देंगे, 1 घटा देंगे। तो देखिए क्या होगा, 0 में से 1 घटता नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, 10। 10 कहाँ से आया, यहाँ पे हासिल से आया, यहाँ पे 10 था, यहाँ पे कितना बच गया, 9। यहाँ पे भी आगे बताते हैं, 10 में से 1 गया 9, यहाँ से उधार लिया था, यहाँ पे 9 बचा है, ये 9 ऐसे कैसे। और इसने किससे उधार लिया था, इससे, यहाँ 9 बचा, इसने किससे लिया था, यहाँ से। तो इस तरह से ये बच गया 9,999, ये अगली संख्या। इसके बाद इसकी अगली, इसके पहले वाली पूर्ववर्ती संख्या वो क्या होगी, 9,999 में से फिर से हम क्या घटा देंगे, 1। 9 में से 1 घट गया, कितना बचा, 8। और ये 9 का 9, ये 9 का 9 और ये 9 का 9। तो ये क्या आ गई संख्या, 9,998। तो ये तीन हमको पूछी थी और हमने तीनों निकाल दी। तो उत्तर में हम क्या लिख देंगे, 10,001 से ठीक पहले आने वाली तीन पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी है। पहली तो है 10,000, दूसरी है 9,999 और तीसरी है 9,998। तो ये तीन प्राकृत संख्याएं हमने, तीन पूर्ण संख्याएं हमने लिख दी जो 10,001 से ठीक पहले आती है। ठीक है। देखिए तीसरा प्रश्न, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, 0। पूर्ण संख्याएं क्या होती है, हमने आपको पाठ के शुरू में बताया था
पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या होती है? जो ज़ीरो से शुरू होती है, 0, 1, 2, 3 इस तरह से जो चलती है, इनको पूर्ण संख्याएं कहते हैं। तो इन पूर्ण संख्याओं के समूह में सबसे छोटी यानी जो सबसे पहले आ रही है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होगी? 0 होगी। जो सबसे पहले आ रही है ये रहा 0, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0। ठीक है। देखिए प्रश्न संख्या 4, 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं? क्या पूछा? 32 और 53, ये मैं लिख देती हूँ यहाँ पे 32। मुझे 32 से गिनती शुरू करनी है और कहाँ तक लिखनी है? कुल 53 तक। तो कहा है 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं? तो हमको कुछ नहीं करना है, सिंपल सी गिनती लिखनी है। 32 के बाद में क्या आता है? 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48 के बाद में 49, 50, 51 और 52। 53 हमको दे ही रखा है, तो हमको 32 और 53 के बीच में कितनी संख्याएं हैं इनको गिनना है। तो इनको हम गिन लेते हैं। देखिए कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। तो कुल संख्याएं कितनी है यहाँ पे? कुल संख्याएं 32 और 53 के बीच, तो हम लिख देंगे 32 व 53 के बीच पूर्ण संख्याएं। कुल पूर्ण संख्याएं, कितनी पूर्ण संख्याएं हैं? 20 निकली, हमने 20 गिनी अभी, तो 20 पूर्ण संख्याएं हैं। ये हमारा उत्तर है। ठीक है, 32 और 53 के बीच कुल पूर्ण संख्याएं कितनी हैं? 20। देखिए प्रश्न संख्या 5, निम्न के परवर्ती लिखिए। परवर्ती क्या होता है? यानी जस्ट आगे वाली संख्या। परवर्ती का क्या मतलब होता है? आगे वाली संख्या, यानी जो कैसे आती है? एक जोड़ने से आती है। परवर्ती यानी आगे वाली संख्या। आगे वाली संख्या। और ये परवर्ती संख्या हम कैसे निकालते हैं? दी गई संख्या में एक जोड़कर निकालते हैं। तो हमको सबसे पहले जो संख्या दे रखी है उसको हम लिख देते हैं ऐसा का ऐसे। अब इसका हमें परवर्ती निकालना है, यानी इसके आगे वाली संख्या निकालनी है, तो हम इसमें क्या जोड़ देंगे? एक जोड़ देंगे। तो इसमें एक जोड़ने से क्या आएगा? देखिए ये आया। तो इसमें अगर हम कॉमा लगाना चाहें तो पहली कॉमा जो है 3 के बाद लगती है, फिर 2 के बाद लिखती है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख और 10 लाख की संख्या कितनी हो गई? 24,40,702। तो ये आ गई दी गई संख्या की परवर्ती संख्या। इसके बाद हम बात करते हैं बी भाग की। बी भाग क्या है? देखिए इसका हमें परवर्ती यानी आगे वाली संख्या निकालनी है, तो इसमें हम एक जोड़ देते हैं। 9 में एक जोड़ा कितना आया? 10। 9 के साथ एक हासिल में चला गया, 9 और 1 10, एक हासिल में गया, ये 2, ये 0 ऐसे कैसे, और ये 1। तो ये संख्या कितनी आ गई? इकाई, दाही, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1,02,000। तो इसका परवर्ती कितना आ गया? 1,02,000। अब हम बात कर लेते हैं सी की। सी भाग देखिए क्या दे रखा है? कितने? 9, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 बार 9 9 है। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है? एक जोड़ना है, परवर्ती निकालना है, अगली संख्या निकालनी है, एक जोड़ देना है। 9 और 1 कितना हो गया? 10, हासिल में गया 1, 9 और 1 10, हासिल में गया 1, 9 और 1 10, फिर से हासिल का 1, 9 और 1 10, फिर से हासिल का 9 और 1 10,
फिर से हासिल का 1, 0 और 1, 1 और ये 1। तो ये हमारी अगली संख्या आ गई, परवर्ती आ गई। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं डी भाग की। डी भाग देखिए, प्रश्न को सही से देख के सही से उतारिएगा। ये हमारा प्रश्न है, इसमें हमको परवर्ती निकालना है तो 1 जोड़ देना है। ठीक है, बहुत आसान है। 0 में 1 जोड़ा 1, ये 7 का 7, ये 6 का 6, ये 5 का 5, 4 का 4, 3 और ये 2। कॉमा लगा देते हैं 3 के बाद, फिर 2 2 के बाद। तो ये हमारी परवर्ती संख्या निकल गई। ठीक है, ये हमारा प्रश्न जो है हल हो गया। अब देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा है। प्रश्न संख्या 6, निम्न के पूर्ववर्ती लिखिए। पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती क्या होते हैं? पूर्ववर्ती, नाम से ही दिख रहा है, पूर्व यानी पहले, पूर्ववर्ती यानी पहले वाली संख्या। दी गई संख्याओं की हमें पूर्ववर्ती संख्या लिखनी है, यानी पहले वाली संख्या। और पहले वाली संख्या कैसे आएगी? -1 करने से। दी गई संख्याओं को हम दी गई संख्याओं में से हमको क्या कर देना है? -1 कर देना है। 94 दिया है, -1 कर दो। 4 में से 1 घटाया, कितना बचा? 3 और 9 का 9, तो 93, 93 जो है हमारी 94 की पूर्ववर्ती संख्या हो गई। 93 पूर्ववर्ती होगी। बात कर लेते हैं बी भाग की। बी भाग देखिए, ये संख्या दे रखी है हमको, इसकी पूर्ववर्ती निकालनी है, यानी इसमें से 1 हमको क्या करना है? घटा देना है। तो देखिए 1 घटाते हैं तो कैसे घटाते हैं? 0 में से 1 नहीं घटता, 0 की जगह क्या आ गया? 10। कहाँ से आया 10? यहाँ से 1 हासिल लिया इसने, तो 10 में से 1 घटाया, बचा 9। यहाँ पे इस 0 से इस 0 में 1 हासिल गया था, तो यहाँ पे कितना बच गया? 9। इसने किससे हासिल लिया था? इससे। यहाँ पे भी 9 बच गया। और इस 9 ने कहाँ से हासिल लिया था? इस 10 से। यहाँ पे 9 बच गया। तो इस 10 में से 1 घटाया, 9 बचा। यहाँ पे 9 बचा, 9 में से घटाने के लिए कुछ नहीं है। यहाँ पे भी 9 में से घटाने के लिए कुछ नहीं है, 9 में से घटाने के लिए कुछ नहीं है। तो 9999 जो है किसकी पूर्ववर्ती है? इस 10,000। बी भाग का उत्तर क्या है? 9999। ये पूर्ववर्ती संख्या आ गई। इसके बाद हम बात करते हैं सी भाग की। सी भाग हल करते हैं हम। पहले प्रश्न लिख देते हैं सही सही। अब इसकी हमें पूर्ववर्ती यानी पहले वाली संख्या लिखनी है। क्या करना है? 1 घटा देना है। 0 में से 1 घटेगा नहीं, 0 का हासिल लेके बन जाएगा 10। तो 10 में से 1 घटा 9, इसने हासिल लिया था यहाँ से, तो ये बच गया 8। तो ये 8 में से घटाने के लिए कुछ नहीं, इसलिए 8। ये 0 का 0, 8 का 8, 0 का 0, 2 का 2। ये हमारा सी भाग हल हो गया। अब हम बात करते हैं डी भाग की। तो डी भाग कितना है देख के पहले प्रश्न उतार लेते हैं सही सही। ये देखिए, ये हमने प्रश्न उतार लिया। अब इसमें से हमको 1 घटाना है। 1 घटा देते हैं। पूर्ववर्ती लिखनी है, पूर्ववर्ती के लिए 1 घटाना होता है। 1 में से 1 घटा दिया, 0। और अब बाकी संख्या ऐसे कैसे उतार लेते हैं? 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, 5, 6 और ये 7, ऐसे कैसे उतार ली। तो ये हमारी संख्या आ गई इसकी पूर्ववर्ती। तो ये हमारा हो गया छठा प्रश्न हल। ठीक है, देखिए प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 क्या है? संख्याओं के निम्नलिखित युग्मों में से प्रत्येक के लिए संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्या अन्य संख्या के बाईं ओर स्थित है? इनके बीच में उपयुक्त चिन्ह छोटे बड़े का प्रयोग करते हुए इन्हें लिखिए। क्या कह रहा है प्रश्न? पहले बात तो हमको क्या बतानी है कि निम्न संख्याओं में से दो संख्याओं के जोड़े दे रखे हैं हमको। जैसे पहले भाग के अंदर ए के अंदर हम बात करें तो 530 और 503, 530 और 503 दे रखा है। अब इन दोनों में से कहा है कि कौन सी संख्या अन्य संख्या के बाईं ओर स्थित है। संख्या रेखा पर बात कर रहे हैं। अगर हम संख्या रेखा बनाते हैं, इस तरह से कोई संख्या रेखा है, ये 0 से शुरू होती है संख्या रेखा, तो इस तरफ अगर हम जाते हैं इस तरफ, तो देखिए एक तो होगी संख्या बाईं ओर होगी कोई संख्या जो पहले आएगी, और बाद में जो आएगी वो होगी दाईं ओर। तो इन दोनों संख्याओं में से संख्या रेखा पर पहले कौन सी संख्या आएगी? 530 और 503 में छोटी कौन है? 503। तो पहले 503 आएगी, उसके बाद में आगे जाके कहीं पर आएगी 530। तो पहले कौन सी संख्या आई? 503।
तो 503 पहले आई है, तो 530 के ये किस और है, बाईं ओर है। तो 530 और 503 में से हम क्या बोल देंगे, 503 जो है वो बाईं ओर है 530 के, और जो बाईं ओर होती है वही छोटी होती है। तो दोनों की अगर तुलना भी की जाती है तो छोटी संख्या कौन सी होगी, जो बाईं ओर है, जो पहले आ रही है, तो 503 छोटी होगी। तो हम क्या लिख देंगे, 530 और 503 में छोटे बड़े का हमको जब चिन्ह लगाना है तो छोटा कौन है यहाँ पे, 503 छोटा है, और जो छोटा होता है उसकी तरफ ये मुंह बंद वाला रहता है। जो संख्या बड़ी होती है उसकी तरफ मुंह खुला होता है, और जो छोटी है 503 छोटी है तो ये बाईं ओर है। ठीक है, प्रश्न में दो चीज़ें पूछी है कि कौन सी संख्या जो है संख्या रेखा पर बाईं ओर है दूसरी संख्या के, और छोटी कौन है। तो 503 बाईं ओर है, और जो बाईं ओर होती है वही छोटी होती है। तो ये हमारा ए भाग हल हो गया। इसी तरह से बी भाग, बी क्या है, दो संख्याएं दे रखी है, 370 और 307। इन दोनों में से संख्या रेखा पर बाईं ओर कौन है, ये देखिए हम ऐसे अपने उदाहरण अपने को समझाने के लिए हम ऐसे छोटी सी एक संख्या रेखा बना के देख लेते हैं। अब संख्या रेखा पर 307 और 370 में से पहले कौन आएगा। पहले जब हम लिखना शुरू करते हैं इस तरह से लिखेंगे तो पहले क्या आएगी, 307 आएगी, फिर 307 के बाद में 308, 309, 310, इस तरह से चलते चलते कहीं पर आगे खूब आगे जाके हमारा आएगा 370। तो इन दोनों में से जो पहले आ रही है, पहले कौन आ रही है, 307, ये बाईं ओर है। आगे जो आएगी वो दाईं ओर होगी। तो 370 जो है दाईं ओर होगी और 307 बाईं ओर होगी, और जो बाईं ओर होती है वही छोटी होती है। तो हम क्या लिख देंगे, 307 और 370, इन दोनों में से छोटी कौन है, जो बाईं ओर है। बाईं ओर कौन है, 307। तो जो छोटा होता है उसकी तरफ ये चोंच रहती है, और जो बड़ा होता है उसकी तरफ मुंह खुला होता है। तो 307 जो है यहाँ पे बाईं ओर है। यही प्रश्न में पूछा है कि जो बाईं ओर है उसका भी हमको नाम लिखना है। ठीक है, इसके बाद में सी भाग, सी भाग देखिए, पहले हम संख्या लिख लेते हैं जो हमको पूछी है, जो दी हुई है 7, 6, 5। एक तो संख्या ये है और दूसरी संख्या है, ये दो संख्याएं दे रखी है। इन दो संख्याओं में से बाईं ओर कौन सी संख्या है, पहले हमको वो लिखना है। अब बाईं ओर संख्या कौन सी होती है, जो छोटी होती है। तो इन दोनों संख्याओं की हमको पहले तुलना करनी है कि इनमें से छोटी कौन है। तो देखिए, दो संख्याओं की अगर हमें तुलना करनी है, छोटी कौन है और बड़ी कौन है, सबसे पहले इसमें हम देखते हैं अंक कितने हैं, डिजिट्स, कितनी डिजिट है की संख्या है। देखिए 3, 4, 5, 5 अंकों की संख्या है। इसमें भी 3 और 2 5, दोनों में 5-5 अंक है। जब दोनों में 5-5 अंक है तो हम इसका पाँचवा अंक इकाई से शुरू करते हुए इसका पाँचवा अंक, इकाई वाला अंक जो हम पहला अंक गिन रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, पाँचवा अंक देखते हैं। पाँचवा अंक 9 है और इसका पाँचवा अंक इकाई से शुरू करते हुए पाँचवा अंक 5 है। तो अब हम किसकी तुलना करेंगे, 9 और 5 की। दोनों में से जो छोटा होगा वही पूरा अंक छोटा है और वही बाईं ओर आएगा। तो छोटा कौन है, 9 और 5 में से 5 छोटा है, तो 5 जो है ये वाली संख्या जो है छोटी होगी और यही संख्या जो है बाईं ओर आएगी। ये संख्या किस तरफ आएगी, बाईं ओर, बाईं ओर। और दूसरी संख्या जो दे रखी है वो बड़ी है और वो आएगी दाईं ओर। तो जो छोटी है उसकी तरफ कौन सा निशान रहेगा, चोंच वाला, चोंच रहेगी इसकी तरफ और मुंह खुला होगा बड़ी संख्या की तरफ। तो आपको समझ में आया कि ये बाईं ओर क्यों आ रही है। बाईं ओर इसलिए आ रही है क्योंकि ये संख्या छोटी है। छोटी है कैसे पता चला, इस संख्या के 5वें अंक को देखिए। 5वां अंक कहाँ से शुरू करके गिनना है, इकाई के अंक से। ये इकाई है और ये 5वां अंक, तो 5वां अंक 5, 5वां अंक 9। ठीक है, तो ये आपका सी भाग हल हो गया। इसके बाद हम बात कर लेते हैं डी भाग की। डी भाग के मैं संख्या लिख देती हूँ आपके लिए। ये पहली संख्या दे रखी है और ये हमको दे रखी है दूसरी संख्या। अब इन संख्याओं में हमको तुलना करनी है कि छोटी कौन है और बड़ी कौन है, और कौन सी संख्या जो है दूसरी संख्या के दाईं ओर आएगी और बाईं ओर आती है।
तो इनकी तुलना करनी है। तो तुलना करने के लिए हमको सबसे पहले क्या गिनने हैं, अंक कितने हैं दोनों संख्याओं में। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंकों की संख्या है ये। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 अंकों की संख्या है। तो अगर हमने अंक गिने और अंक जिस संख्या में कम अंक है वो संख्या क्या होगी, छोटी होगी, और जिस संख्या में अंक ज़्यादा है वो संख्या बड़ी होगी। तो इस संख्या में हमने देखा सिर्फ 7 अंक है और इस संख्या में 8 अंक है। तो दिखती बात है, जिस संख्या में कम अंक है वो संख्या छोटी होगी, ये संख्या छोटी है। जो संख्या छोटी है वही कहाँ पर होगी, बाईं ओर होगी। तो ये संख्या बाईं ओर। इसको मैं आपको एक उदाहरण से समझा देती हूँ। जैसे एक तो संख्या है 3 और एक संख्या है 13, दोनों में से छोटी कौन होगी, जिसमें कम अंक है। इसमें 1 अंक है, इसमें 2 अंक है, तो जिसमें कम अंक होंगे वो छोटी होगी, तो 3 छोटी होगी। तो ये हम संख्या को अंकों के आधार पर भी पहचान सकते हैं कि छोटी संख्या कौन है और बड़ी कौन है। और जो संख्या छोटी होगी वही संख्या रेखा पर बाईं ओर आएगी। ठीक है, तो ये आपका 7वां प्रश्न हल हो गया। देखिए प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है और कौन से कथन असत्य है। यानी हमको सत्य और असत्य कथन का पता लगाना है। सत्य और असत्य कथनों का पता लगाने के लिए हमको जो इसमें पूछा है उन सब चीज़ों के बारे में कुछ पता भी होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 0 सबसे छोटी प्राकृत संख्या, यहाँ पे पूर्ववर्ती संख्या, ये पूर्ण संख्या, ये होती क्या है ये सब आपको मैं पहले बता चुकी हूँ। एक बार फिर से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। प्राकृत संख्याओं के बारे में हमने पढ़ा था। प्राकृत संख्याएं क्या होती है, जो गिनने में काम में आने वाली संख्या है उनको हम प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 इस तरह की संख्याएं। ठीक है, दूसरी बात पूर्ण संख्याओं की कर लेते हैं। पूर्ण संख्याएं क्या होती है, प्राकृत संख्याओं के समूह में अगर हम 0 जोड़ देते हैं, 0 से शुरू करते हैं इनको, अगर हम 0 1 2 3 4, तो ये संख्याओं का समूह क्या कहलाता है, पूर्ण संख्या। फिर एक शब्द आ रहा है पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है, पूर्ववर्ती संख्या होती है किसी भी संख्या के पहले आने वाली संख्या, पहले वाली संख्या। तो पहले वाली संख्या यानी पूर्ववर्ती, ये कैसे मालूम करते हैं हम, -1 करके, किसी भी संख्या में से -1 करके, ये हो गई पूर्ववर्ती। अगली बात आती है परवर्ती की। परवर्ती का मतलब होता है एक जोड़ने वाली, यानी बाद वाली संख्या। बाद वाली संख्या कैसे आएगी, एक जोड़ने पर, +1 करने पर। तो ये कुछ टर्म्स है जो आपको यहाँ पे सत्य और असत्य कथनों का पता लगाने में हेल्प करेंगे। तो पहले पर चलते हैं। 0 सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। देखिए हमने प्राकृत संख्याओं का समूह लिखा 1 2 3 4, यहाँ पे सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है, 1। लेकिन प्रश्न में हमको क्या कहा है, 0 सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, जो कि गलत है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, ये कथन कैसा है, असत्य। क्यों है असत्य, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा इसको हम क्या लिख देंगे, असत्य, क्योंकि यहाँ पर सबसे छोटी प्राकृत संख्या होती है 1 और हमको प्रश्न में कहा है कि 0 होती है, जो गलत है। चलते हैं बी भाग की ओर। बी भाग है 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है। यानी पूर्ववर्ती मतलब पहले वाली। क्या 399 के जस्ट पहले 400 आता है, 399 के जस्ट पहले क्या आता है, 398, जबकि प्रश्न कह रहा है 399 के पहले 400 आएगा। तो कैसा कथन है ये, असत्य। फिर है सी भाग, 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या। ये देखिए पूर्ण संख्या का समूह लिखा हमने यहाँ पे। पूर्ण संख्या का सबसे छोटा अंक क्या है, 0 है, और ये कह रहा है कि 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। तो ये कथन कैसा हो गया, कैसा कथन है ये, सत्य। फिर है डी भाग, देखिए 600 संख्या 599 का परवर्ती। परवर्ती यानी बाद वाली संख्या। तो संख्या 600 संख्या 599 का परवर्ती, यानी 599 के बाद में संख्या 600 आ रही है क्या, 599 में हम 1 जोड़ते हैं तो 600 ही आता है, बिल्कुल सही बात है। तो सत्य कथन है ये। फिर है ई भाग, देखिए सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। सभी प्राकृत संख्या, ये सभी प्राकृत संख्याएं हैं। क्या ये सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी है, पूर्ण संख्याओं के समूह में 1 2 3 4 भी आ रहा है, तो मतलब सत्य बात है।
कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। पूर्ण संख्याओं में 0 भी आ रहा है मगर प्राकृत संख्याओं का समूह भी आ रहा है। तो ये कथन क्या हो गया हमारा? सत्य हो गया। बात करते हैं f की। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती है। सभी पूर्ण संख्याएं, ये देखिए, ये सभी पूर्ण संख्याएं, क्या ये सभी की सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत है? नहीं। क्यों? क्योंकि इनमें 0 आ रहा है और 0 जो है प्राकृत संख्याओं में नहीं आ रहा। तो हम कहते हैं कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं हैं। तो ये कथन कैसा हो गया? असत्य। f क्या है हमारा? असत्य। ठीक है, जी पर चलते हैं। 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकता। क्या कहा? इसको हम उदाहरण से समझ लेते हैं। 2 अंकों की पूर्ण संख्या, जैसे मान लीजिए मैं बात करती हूँ 10 की। 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती यानी पहले वाला, 10 का पूर्ववर्ती यहाँ पे क्या होगा? 9 होगा। तो यहाँ पे कह रहा है 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकता। हो रहा है यहाँ पे, तो 10 का पूर्ववर्ती 9 जो है 1 अंक की संख्या है। तो यहाँ पे जी क्या हो गया? असत्य। कथन क्या हो गया? ये असत्य। बात कर लेते हैं h की। h क्या है? एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। h क्या कह रहा है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या। ये देखिए, पूर्ण संख्याओं का समूह हमने यहाँ पे लिखा था। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है यहाँ पे? 0। और ये कह रहा है कि एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। तो क्या बात ये सत्य है कि असत्य? असत्य, क्योंकि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0 है। ठीक है, h के बाद आई देखिए। प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। प्राकृत संख्या पे देखिए, प्राकृत संख्या 1 है, इसका कोई पूर्ववर्ती नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 1 से ही शुरू होती है। प्राकृत संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? गणन संख्याएं, जो गिनती में काम आती है। तो 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। बिल्कुल सही बात है। तो ये क्या हो गया? सत्य कथन हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं जे। पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। पूर्ण संख्या 1, ये रही पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। होता है पूर्ववर्ती। क्या पूर्ववर्ती होता है? 0 होता है। तो ये कथन कैसा हो गया? असत्य। कैसा कथन है ये? असत्य। क्यों? क्योंकि इसमें कहा है कि पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, जबकि 1 का पूर्ववर्ती होता है। क्या होता है पूर्ववर्ती इसका? 0। इसके बाद बात करते हैं के की। पूर्ण संख्या 13 संख्याओं 11 और 12 के बीच में स्थित है। क्या 11 और 12 के बीच में 13 आता है? नहीं ना, 11 और 12 के बाद में आता है 13। तो ये कथन कैसा हो गया? असत्य। 11 और 12 के बीच में 13 नहीं आता है, 11 और 12 के बाद में आता है 13। ठीक है, बात करते हैं एल। पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। देखिए, पूर्ण संख्या 0, 0 के पहले कुछ आता है क्या? पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। 0 के पूर्ववर्ती कुछ नहीं, क्योंकि 0 से ही शुरू होती है पूर्ण संख्याएं। तो बिल्कुल सही बात है, सत्य कथन है। आखिरी m भाग देखिए। 2 अंकों की संख्या का परवर्ती सदैव 2 अंकों की एक संख्या होती है। उदाहरण से समझते हैं इसको। 2 अंकों की एक संख्या, मान लो मैंने लिखा 99। 2 अंकों की एक संख्या का परवर्ती, परवर्ती का क्या अर्थ है? बाद वाली संख्या। तो 99 का परवर्ती क्या होगा? 99 के परवर्ती की हम बात करें तो 99 का परवर्ती, यानी परवर्ती क्या होता है? +1 करना होता है। तो 99 का परवर्ती क्या होगा? 100। इसमें क्या कहा है? 2 अंकों की एक संख्या का परवर्ती सदैव 2 अंकों की एक संख्या होगा। तो यहाँ पे 2 अंकों की संख्या थी 99, इसका परवर्ती में कितने अंक है? 3 अंक है। तो क्या ये कथन सत्य है? नहीं है, ये कथन क्या है? असत्य। 2 अंकों की एक संख्या का जो परवर्ती है वो 3 अंकों की संख्या भी हो सकती है, लेकिन इसमें उल्टा कहा है, इसलिए ये कथन असत्य है। तो यहाँ पे ये हमारा प्रश्न संख्या 8 खत्म होती है। ठीक है।